चलिए, अब तुम पानी ले आए ना, अब एक बार और पूछो पीने। वो कहे नहीं। वैष्णवी है भैया, वैष्णवी। चलो ठीक है, फन फैक्ट था ना, और फन फैक्ट पे हमने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही। चलिए, तो बच्चों लास्ट हमने कुछ और आपका छूटा कुछ भी नहीं है शिक्षा, न्यूमेरिकल बेस लगाए थे, है ना। चलिए, यही तो अच्छी बात है, ऐसे बच्चे तो चाहिए जो अपने मन से कवर करे। पूछ लेना आप जो भी डाउट हो, ठीक है। चले, लौंग डाल लिया करो वैष्णवी, जेब में डाले रहा करो, जब भी ऐसी लगातार खांसी आ रही ना, कफिंग, एक तो लौंग डाल ली तो उससे हमारा थोड़ा आराम मिल जाता है। लौंग या कत्था, उससे हेल्प मिल जाती है ना। या फिर आप वो डाल लो, स्ट्रेप्सिल्स वगैरह, विक्स डाल लो, तो हल्की सी राहत मिलती है। चलिए बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। क्या करना है हमें, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ी थी लास्ट। ऐसी रेडिएशन जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी होती है, वो क्या कहलाती है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं। इनमें सभी चीज़ें एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। इनकी जो स्पीड होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होती है, चार्जलेस होती हैं, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। फिर इनके हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे, जैसे वेव लेंथ, वेव नंबर, फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये हमने कुछ इससे रिलेटेड आपके टर्म पढ़े थे। और फिर इससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारे जो न्यूमेरिकल्स है, फेमस न्यूमेरिकल्स है, वो हमने करे थे, जिससे हमें समझ में आ जाए। आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आज एक चीज़ ध्यान रख लो, कहाँ घुमाया जाता है न्यूमेरिकल्स में। एक तो सबसे पहले ध्यान रखिए, यूनिट में घुमाया जाता है। तो यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, आप ध्यान रखिए। अगर 1 सेंटीमीटर में रख रहे 1 मीटर में तो नहीं चलेगा, ये आपको ध्यान रखना। तो यूनिट का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। और कहाँ घुमाया जाता है, एक ही चीज़ के अंदर कई चीज़ें पूछ ली जाती हैं आपसे। मतलब आपको पर्टिकुलर एक थिंग निकालना है तो दूसरी थिंग के बारे में पूछ लिया जाता है, पहले उसको निकालोगे तब जाके कहीं निकलेगा। अब जैसे आपका नेक्स्ट कॉन्स्टेंट आने वाला है प्लांक्स इक्वेशन, तो प्लांक्स इक्वेशन का फॉर्मूला होता है E = h/न्यू, और न्यू की वैल्यू कहीं देंगे नहीं, देंगे वेवलेंथ की। तो फिर हमें पहले जब न्यू की वैल्यू जब तक हमारे पास नहीं है, हम ई नहीं निकाल सकते। एच तो कांस्टेंट, इसकी वैल्यू बता देंगे, 6.626 × 34 जूल सेकेंड होती है। तो म्यू कैसे निकालेंगे हम, लैम्डा वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, μ/c/λ। तो ये दूसरा ये होता है, ऐसे घुमाया जाता है क्वेश्चन को। इसके एक तो यूनिट में घुमाया जाता है, दूसरा किसी चीज़ के वैल्यू ना दे के उसके अंदर की वैल्यू दे देते हैं, तो उससे उस वैल्यू तक आना पड़ता है। तो एक कैसे आएगी ये अंडरस्टैंडिंग बच्चों, कोई इसका तरीका नहीं है, एक ही तरीका है, आप इनको समझ के प्रैक्टिस करें, यही एक तरह। आप दिन भर हम आपको कहानी सुनाते रहेंगे, साइकिल कैसे चलाई जाती है, साइकिल कैसे चलाई जाती है। 100 जन्म भी आपको साइकिल चलाने का लेक्चर दे देना हम, तो आप साइकिल चलाना नहीं सीख पाओगे। आप बैठ के जब चलाओगे ना तभी सीख पाओगे। गिरोगे, फिसलोगे, पहले 100 गलती होंगी, फिर 90, फिर 80, फिर 20, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप सोचोगे नहीं साइकिल चलानी है, उठाओगे चल दोगे। दैट इज़ परफेक्शन। वो परफेक्शन इसमें भी प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। चलिए, तो डालिए हेडिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखिए, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, बड़े ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, देखो रेडिएशंस की वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। फ्रिक्वेंसी होती है उसकी वेवलेंथ होती है, वेव नंबर होता है, एम्पलीट्यूड होता है, वेलोसिटी होती है। लेकिन
किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पाई जाती है, उनकी दो चीज़ों को सबसे खास माना गया है, एक फ्रिक्वेंसी, दूसरी वेवलेंथ। एंड फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन जो होता है वो जस्ट अपोजिट का होता है आपका। ये हमने कहाँ देखा है, एक फॉर्मूले में देखा है, म्यू इक्वल सी अपॉन लैम्डा। मतलब फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ जस्ट एक दूसरे के कैसी होती है, अपोजिट। और फ्रिक्वेंसी और एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये वाला रिलेशन हमें कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा प्लांक्स में, E इक्वल एच न्यू। मतलब एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो आपकी बात छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। किसी की वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी कम। और हमारी जो रेडियो वेव्स होती है जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं, उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो एनर्जी उसकी क्या है, सबसे कम, इसलिए उनको सेफ बताया गया है। लेकिन भले ही कितनी ही कम है, ज़्यादा यूज तो उसका भी थोड़ा बहुत आपको इफेक्ट करेगा ही। भले ही इसमें कितना कम पॉइजन है, मॉस्किटो को इफेक्ट करता है तो थोड़ा बहुत हमें भी करता है, ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा अगर हम इसके कांटेक्ट में रहते हैं तो है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जितनी भी नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है सबको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। अब किस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं हम, या तो हम वेवलेंथ के फॉर्म में अरेंज कर दें या फ्रिक्वेंसी, तो वेवलेंथ के फॉर्म में अरेंज किया गया है। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है अगर आप उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज करते हो तो जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर आप कह रहे हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ तो पक्का है ऑटोमेटिक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो अरेंजमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब जो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी तो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा। जो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगी उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा तो एनर्जी सबसे कम। लिखिए, हाँ ये कम हो जाए, देखो ना ये रेसिप्रोकल चल रहा है ना, जस्ट अपोजिट का है ना। तो चलिए लिखिए, अरेंजमेंट of all electromagnetic रेडिएशंस शॉर्ट में हम इनको क्या बोल देते हैं, EMR या EMW भी बोल सकते हो आप। अरेंजमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग, आराम से बेटा पानी थोड़ा थोड़ा पीते जाओ है ना, सही हो जाएगा। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और अगर वेवलेंथ बढ़ रही तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसीज is called electromagnetic spectrum, electromagnetic
स्पेक्ट्रम। डेफिनेशन आपको याद रहेगी, सिंपल सा है। ये अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लेना ये चीज़ जो हमने ऊपर लिखवाई है, ध्यान रखना है। ऐसे कर लो शॉर्ट सिंपल तरीके से, इतना टिपिकल नोट नहीं करना है। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ। अरेंजमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। हाँ लिख लो लिख लो। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हो जाएगा याद, बड़ा सिंपल सा है। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अगर आप वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो और फ्रिक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, तो जो स्पेक्ट्रम आपको प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो देखिए सीक्वेंस वाइज लिखनी है हमें। सबसे ऊपर आती है सबसे खतरनाक रेडिएशंस, जिनका ना अब पूरा ऑर्डर लिखें। कॉस्मिक रेज है ना, कॉस्मिक रेज ये सबसे खतरनाक है आपकी। कॉस्मिक रेज या कॉस्मिक रेडिएशंस या कॉस्मिक वेव्स भी लिख सकते हो आप, लिखते चलना बच्चों हमारे साथ। सबसे नंबर 1 पे ये आती हैं, मतलब इनकी एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पे ये आती है आपकी कॉस्मिक रेज। सेकेंड नंबर पे जो इनसे थोड़ी एनर्जी कम है, खतरनाक तो कम नहीं कहेंगे, गामा रेज आती है। गामा रेज। इसके बाद इनसे थोड़ी और खतरनाक रेज, नहीं एक्स रेज, एक्स रेज आती है आपकी। और एक्स रेज की हेल्प से ही हम क्या निकालते हैं? एक्स रे निकालते हैं। और एक्स रेज हम प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। बताओ कहाँ से पढ़ चुके हैं हम आर्टिफिशियली? जब कैथोड रेज स्ट्राइक करती है हार्ड मेटल, एनोड से नहीं कर सकते। जैसे टिन हो गया, प्लेटिनम हो गया, टंगस्टन हो गया, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आती हैं यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट, है ना। यूवी का मतलब है, हम लिख देते हैं यहाँ पर यूवी रेज, फुल फॉर्म लिख देते हैं हम आपके लिए, अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा मतलब परा और वायलेट मतलब बैगनी, तो हिंदी में इनको बोलते हैं परा बैगनी, अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज। फिफ्थ पे आती हैं आपकी, बताओ बताओ, विजिबल। और यही तो वो रेडिएशन है जिनकी हेल्प से हमें क्या मिलती है? हेल्प होती है देखने में, है ना। तो यहाँ होती है विजिबल रेज। ये विजन में हेल्प करती हैं। 6 नंबर पे कौन आती है? इंफ्रारेड, IR रेज, अवरक्त लाल। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। इसके बाद कौन आती है? माइक्रोवेव्स, है ना। माइक्रोवेव्स सूक्ष्म तरंगे या सूक्ष्म किरणें बोलते हैं इन्हें, माइक्रोवेव्स। और लास्ट रेडियो वेव्स। तो बच्चों ये इतनी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। दे ऑल आर EMR, दे ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यहाँ से यहाँ तक ये सभी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं। दे ऑल आर EMR। तो अब इन सब की प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, हम लिख चुके हैं।
ये किससे जनरेट हो रही होंगी? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव। इनमें सभी चीज़ें आपस में कैसी होंगी? परपेंडिकुलर। ये सभी की सभी कैसी हैं? चार्जलेस, है ना। तो एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपसे एक बार ऑब्जेक्टिव में कि कौन सी रे चार्जलेस है, उसमें एनोड लिखा था, कैथोड लिखा था और अल्फा पार्टिकल लिखा था उसमें। तो अल्फा पार्टिकल में तो चार्ज होता है, चार्जलेस, और गामा रेज लिखा था। तो ये आपको ध्यान रखना, दे ऑल आर द चार्जलेस होती हैं और इनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। और ये किसकी स्पीड से ट्रेवल करती हैं? वेलोसिटी ऑफ लाइट। जबकि तो जब आपका एक्सरे निकलता है ना, वो आपको करते हैं ऐसे जाके बटन चिटकाए हो गए, उठ जाओ, एक्सरे तुरंत आ गया आपको, है ना। तो ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और ये जो अरेंज की गई हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये यहाँ से यहाँ पर, तो किस ऑर्डर पे अरेंज की गई है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? इसलिए इसका यूज किस में होता है? सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने, सिग्नल ट्रांसमिशन। जैसे अभी हम यहीं से फ़ोन लगा दें दिल्ली, तो उसको वहाँ तक जाने में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएंगे ये सिग्नल। यहाँ से सैटेलाइट, सैटेलाइट से टावर और टावर से मोबाइल, तो विदिन तो 2-3 सेकंड में ही अपना काम हो जाएगा। टिन 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 घंटी बजने लगेगी। और आप कम्युनिकेशन भी करते हो तो कम्युनिकेशन कटता तो नहीं है, लगातार ट्रांसफ़र हो रहा है कम्युनिकेशन। अभी कमाल की बात है, आप सोचो हम यहाँ से कितना भी तेज चिल्लाएं, चले जाएंगे दिल्ली तक आवाज़, लेकिन वही आवाज़ हमारी कौन लेके जा रही है? रेडिएशन लेके जा रही है। दिस इज द साइंस। तो वो है, आप धीमे से भी बोलोगे तो भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस आवाज़ को लेके यहाँ से वहाँ तक जा रही है। वीडियो आप कर ले तो आप यहाँ बैठे, वो वहाँ बैठा, पता नहीं कैसे, है ना। तो वीडियो यहाँ से वहाँ जा रही है, सब हो रहा है। मैच हो रहा है लंदन में, उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सब ट्रांसमिशन कौन कर रही हैं? आपकी रेडियो वेव्स। जितना भी सिग्नल ट्रांसमिशन हो रहा है इससे हो रहा है। अब तो ये और अच्छी बना दी गई है 5G स्पेक्ट्रम में, तो और ज़्यादा सिग्नल ट्रांसमिट होना है, आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जैसे आपको कहीं मान लो पहले बच्चों को कंपल्सन होता था कि नहीं बहुत अच्छी यूपीएससी की तैयारी करनी, आईआईटी नेट जीई की तैयारी करनी, गेट की तैयारी करनी है, नेट की तैयारी करनी है, तो उनको बाहर घर छोड़ के जाना पड़ता था। आज आपको ये फैसिलिटी, चलो ये तो 4G का ज़माना था, तो एक समय ऐसा होता था बच्चे हो थोड़ा कभी वीडियो अटकने लगी। अब तो 5G आने वाला है, तो वीडियो अटकने वाली नहीं। 3 घंटे की पिक्चर 6 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। अब आप सोचिए, आप वो भी HD क्वालिटी में। दिस इज़ द स्पीड ऑफ 5G 5th जनरेशन। अब इसके साइड इफ़ेक्ट तो अभी कोई निकल के नहीं आए, भविष्य में कोई सीख लें। तो 5G दिस इज द स्पीड। हाँ, थोड़ी तो कॉस्टली रहने वाली है, लेकिन उससे तो अच्छा है कि उतना दूर जाएं, आप यहीं रह के पढ़ सकते हो। अब वो आपकी विल पावर है, क्या आप इतना कंसंट्रेशन करके पढ़ सकते हो अकेले में? तो वो आपकी। तो यहाँ से यहाँ बच्चों जब हम चल रहे हैं तो हमारी जो वेव लेंथ हो रही है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ध्यान रखिएगा, नीचे की तरफ हम जब जा रहे हैं तो वेव लेंथ हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग। और वेवलेंथ का जस्ट अपोजिट क्या है? फ्रिक्वेंसी या फिर एनर्जी। और तो फ्रिक्वेंसी हमारी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी आने वाली है? इसकी, कॉस्मिक रे। ये भगवान ने बहुत अच्छा किया, नहीं तो अगर ये कहीं अर्थ पे आ जाती तो अर्थ का विनाश हो जाता अर्थ का। तो ये पूरा अर्थ को गला के पिघला के ख़त्म कर देती। बहुत एनर्जी है इनके पास, सन के कोर में होती है रेडिएशन। इनकी वेवलेंथ बहुत अच्छी है, स्पीड तो है लेकिन चक्का ही नहीं लगा है भगवान जी ने, आ ही नहीं पाती। इंजन तो बहुत पावरफुल है इनका, लेकिन इनकी वेवलेंथ होती है मिनिमम। और भैया एनर्जी का ना पूछना हमसे, एनर्जी को अब ज़्यादा आधा तो मिलाने शब्द ही नहीं है। एक आध 2 करोड़ ज्वालामुखी एक साथ जितनी एनर्जी निकालेंगे वो भी कुछ नहीं है इनके सामने। ऐसी एनर्जी कि उस एनर्जी की कल्पना नहीं कर सकते आप।
और ये हमारी जो रेडियो वेव्स हैं इनकी वेव लेंथ कैसी है? मैक्सिमम वेव लेंथ है बच्चों इनकी। तो एनर्जी कैसी है? मिनिमम। इसीलिए इनको सिलेक्ट किया गया है आपके सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए। चलिए, ये फैक्ट आपको याद रखने। ये कहाँ गई चौक? देखो प्राची, आपके पाँव के नीचे चौक आई क्या? देन तो बाद में उठा लेंगे। मिल गई? चलिए, थैंक यू। रहेगा ऑर्डर आपको ये याद? लिख गई सबकी? लिख लो, फिर चलते हैं। चले आएंगे? चलिए, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब इन सभी रेडिएशंस के हम यूजेज देखते हैं, ठीक है? चलिए डालिए हेडिंग, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है? तो क्या इनका यूज किया जा सकता है? हाँ, कर सकते हैं। दुनिया के विध्वंसकारी चीज़ का भी अगर उसका सही से आप यूज करो तो कर सकते हैं। जैसे वायरस को मिटाने के लिए वायरस का ही यूज होता है, पॉइजन को मिटाने के लिए पॉइजन, लेकिन कॉस्मिक रेज का नहीं कर सकते बच्चों अपन। ये तो इतनी खतरनाक हैं कि इनका यूज नहीं कर सकते अपन, बहुत ज़्यादा तो कॉस्मिक रेज का कोई भी यूज नहीं किया जा सकता है ना? आपको आगे ना हेडिंग डालनी है, ऐसे नहीं हमारी तरफ की मिटा के लिखने लगो। ऐसा है तो नहीं है कोई दिमागदार कि जैसे हमने मिटाई आप लोग भी मिटा दो, फिर वही भी लिखने लगो। नहीं, अगर ऐसे अपने यहाँ पर हो तो हमें प्लीज़ जानकारी दी जाए, तो फिर हमें क्या है ना, हम हार्ट अटैक हमें आता ही ना, हम ज़बरदस्ती ला भी अपने आप को हार्ट अटैक ये भी आओ ही यार। गामा रे, अब आप कहोगे सर ये भैया बहुत ख़तरनाक टेम्परेचर है इसका। वैसे ये समझ लो, आपकी जब न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है तो उसी समय जो एनर्जी निकलती है वो इनके कारण निकलती है। वो इतनी एनर्जी है कि 500 मीटर के एरिया को गला के खाक करने के लिए पर्याप्त है। वो इतनी खतरनाक अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो गामा रेज का क्या यूज कर सकते हैं? देखिए बच्चों, एक कॉस्मिक का कोई यूज नहीं है, उसकी बहुत ह्यूज एनर्जी है, कैन नॉट कंट्रोल, इसकी कंट्रोल करके यूज किया गया है। तो बच्चों, एक बीमारी होती है डिसीज, जो कि अब इलाज उसका पॉसिबल है, दैट इज कैंसर। कैंसर ब्लड में हो सकता है, माइंड में हो सकता है, सेल में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। अब हम आपको एज ए एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए स्किन कैंसर हो गया सेल में, आउटसाइड भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है, बॉडी के ट्यूमर बन गया मान लीजिए आप। तो स्किन में अगर कहीं ट्यूमर बन गया तो टैबलेट के द्वारा उसको डिफ्यूज किया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है अगर इनिशियल स्टेट में है। डिफ्यूज करने के बाद अगर एक भी सेल बच गई तो अगले 5 साल बाद फिर से क्या बन जाएगा? ट्यूमर, फिर से कैंसर हो जाएगा, मतलब इलाज सक्सेसफुल नहीं हुआ। दूसरा तरीका लाया गया, ऑपरेशन किया जाए, है ना, दवाइयों से नहीं हो पाए, ऑपरेशन किया जाए। तो जहाँ ट्यूमर बना था वो पूरी ट्यूमर को काट के ऑपरेशन के द्वारा सर्जरी करके अलग कर दिया। फिर भी अगर वहाँ 1% भी अगर चांस हो गया, एक छोटी सी सेल भी अगर बच गई ना, एक छोटी सी, जब सेल मल्टीप्लाई हो के हमें इतने से इतना बड़ा कर सकती है तो उतने से ट्यूमर को फिर से बड़ा कर देगी। तो सर्जरी एक नेक्स्ट ऑप्शन है जिसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड।
इसको यूज करके ट्यूमर सेल को अलग किया। लेकिन अगर एक छोटी सी सेल फिर बची तो आपको तो लगेगा परफेक्टली सही हो, 3-4 साल कुछ पता ही चलेगा आपको, फिर एकदम से मल्टीप्लाई होगा, उससे ज़्यादा ट्रेजिक कंडीशन में आएगा और फिर से ट्यूमर बना लेगा आपका। ये भी हो गया। तो साइंटिस्ट हैं, बीमारी बढ़ती है तो वो उसका और डीपली जाके इलाज ढूंढते हैं। तो उनने फाइनली फिर क्या कहा, उनने कहा उस पूरे हिस्से को जहाँ पर कैंसर है उस पूरे हिस्से को हीट करके ही ख़त्म कर देना है, गला के ख़त्म, पूरा जला के नाश कर देना है। तो फिर यहाँ पर जहाँ पर भी ट्यूमर है उस ट्यूमर पे अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक की हेल्प से गामा रेज हिट की जाती है। तो वो गामा रेज जहाँ भी अलग तरीके, नीडल तो अलग तरीका है, वो वहाँ पर दवाई इंजेक्ट की जाती है पर्टिकुलर पोजीशन में, दैट इज। तो उसी पोर्शन में आपकी अल्ट्रासोनिक मशीन की हेल्प से, अपने भारत में तो अभी ये इलाज पॉसिबल नहीं है, होता है बाहर ही जाते हैं, इसलिए कैंसर का ट्रीटमेंट कराने अधिकतर लोग। फिर भी अगर मान लो तो फिर एम्स वगैरह कुछ अच्छे स्कूल है, मेदांता हॉस्पिटल हो गया, मेट्रो हो गया, यहाँ पर थोड़े बहुत हो जाता है इसका इलाज। तो फिर वहीं पर एक गामा रेज हिट की जाती है, तो वो ऑप्शन ही नहीं है, पूरा गला के ख़त्म कर देती है। तो इतना पर सही है कि फिर वहाँ पर कैंसर नहीं हो सकता। जैसे इसी तरीके से ट्रीट किए गए हैं हमारे कुछ आपके जो खिलाड़ी हैं जिनको कैंसर हो चुका है, यस, जो अभी आपके एक रिसेंट में एक हीरोइन थी, हम नाम नहीं ले रहे किसी का, वो अभी रिसेंट में ही जो आई हैं वो ना, उनका हुआ है। और भी बहुत सारे कई लोग हैं जिनका ट्रीटमेंट किसी टेक्नोलॉजी के हेल्प से किया गया है, गामा रेज के द्वारा पूरा का पूरा वो ब्लॉक कर दिया जाता है। अब ये होता क्यों कैंसर, इसका रीज़न है हमारे इन्वायरमेंट में कार्सिनोजन ज़्यादा हो गया है। कार्सिनोजन कैंसर प्रोड्यूस करने वाले सब्सटेंस ज़्यादा आ गए हैं, जैसे एयर में पोल्यूशन के द्वारा टिन लेड पार्टिकल्स आ गए, और बात करें वाटर में भी आजकल वो प्योरिटी नहीं रह रही। तो इस कारण हम लोग तो ठीक है, आप देखोगे सबसे ज़्यादा एक किन लोगों को होता है जो महानगर में रहते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। खाने में भी वो हेल्दी नहीं रही, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब चीज़ें। आपको पता है प्लास्टिक की चीज़ों में खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे हम बफर सिस्टम में गए, फाइबर की प्लेट रखी, उसमें आपने गरम चावल डाले, तो वो चावल कुछ ना कुछ प्लास्टिक को हीट के द्वारा अपने में अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो भी कार्सिनोजन है। तो हमारी जो डेली लाइफ में यूज हो रही है वो चीज़ें इसकी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गए। हम गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन लोग खा रहे हैं उसी में, है ना। गर्म कॉफ़ी वगैरह प्लास्टिक में पी रहे हो, अब इतनी गर्म कॉफ़ी डाल रहे हो, कुछ इम्पैक्ट तो उस प्लास्टिक का उसमें आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ा अवॉइड करो आप, है ना। और ऐसा फूड खाओ जो उसका आपका पेट डाइजेस्ट कर सके। कभी कभाई चीटिंग कर लो तो फिर बात अलग है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप इतनी कड़ी मेहनत करने वाले हो, इतना योग दंड बैठक कसरत करने वाले हो कि आप कुछ भी खा लो और आपको ना हो, तो फिर वो बात अलग है ना। लेकिन फिर भी हमारा तो मानना है कि कसरत भी, योगा भी और डाइट दोनों ही रखना है। तो इनका जो सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है मॉडर्न एरा में, वो किया जा रहा है इन कैंसर ट्रीटमेंट। लिखिए, इन कैंसर ट्रीटमेंट। तुम्हें तो बहुत डेंजर खांसी हो गई तुम्हें वैष्णवी, क्या हो गया, तुम भींज गए क्या कल? नहीं, फिर कैसे हो गई? आज जाके अदरक और गुड़ ले लेना, उससे सही हो जाएगी। इन कैंसर ट्रीटमेंट एक्सरे पता है बच्चों आप लोगों को, ये भी बहुत खतरनाक रेडिएशन है, ठीक है। आप लोगों को कुछ हम सलाह देंगे, जब भी आप एक्सरे कराओ तो एक्सरे को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेप लगाया जाता है। मान लो हमारे यहाँ पर एक्सरे होना है तो यहाँ एक लेप लगाया जाता है जिससे एक्सरे हमारी स्किन को इफेक्ट ना कर पाए। हालांकि हमने देखा है बहुत सारे जो प्राइवेट एक्सरे हैं पन्ना में, इवन गवर्नमेंट में भी लापरवाही बरती जा रही है। वो सीधे व्यक्ति को लिटाते हैं, पोर्शन को लाते हैं एक्सरे के सामने, अंदर गए क्लिक करते हो निकाल देते हैं, करते हैं, है ना। अब डैमेज नहीं हुआ तो चलो वो बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी लापरवाही से अगर एक्सरे की फ्रिक्वेंसी अनकंट्रोल्ड हो गई तो फिर उसको स्किन डिसीज हो सकती है। तो फिर उसको स्किन डिसीज हो सकती है।
तो आप लोगों से एक सलाह देंगे हम, एज मच एज पॉसिबल